था एंड कल के क्लास में हमने डिस्कस किया था करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का पहला लेक्चर। एंड आज वंस अगेन फिर से हमारा टॉपिक क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए ही बेस्ड है। और नाउ टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक दैट इज़ करंट। बेसिकली आज की क्लास में हम जानेंगे धारा क्या होता है, कुछ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे और फिर उसे अपने स्लाइड पर चल के कुछ पॉइंट्स को नोट करते हुए चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं धारा के बारे में पढ़ना। प्रीवियस क्लास में हमने बहुत अच्छे से आपको समझाया था कि विद्युत क्या होता है, विद्युत की उत्पत्ति कैसे होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होती है। तो 3 पॉइंट बिल्कुल क्लियर याद रखिएगा। विद्युत के बारे में अगर पहली बार किसी ने पढ़ा था तो वो भी है थेल्स ऑफ मिलेटस। इट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी इज़ फर्स्ट टाइम इन्वेंटेड बाई थेल्स ऑफ मिलेटस। इलेक्ट्रिसिटी इज़ इन्वेंटेड बाई फर्स्ट टाइम थेल्स ऑफ मिलेटस। या फिर चार्ज के बारे में पहली बार किसने पढ़ा तो वो भी थेल्स ऑफ मिलेटस। और इसके लिए सबसे इजी मेथड है, अगर मैं बात करूं, बस प्रीवियस क्लास को एक बार मैं थोड़ा सा इसको रिकैप कर दूं। आवेश के बारे में अगर सबसे आसान कोई मेथड है तो वो है बाई फ्रिक्शन मेथड। चार्ज को प्रोड्यूस करने का सबसे इजी मेथड अगर कोई है तो वो है बाई फ्रिक्शन मेथड, जिसको हम लोग कहते हैं घर्षण विधि। और घर्षण विधि का मतलब सिर्फ इतना होता है कि दो कुचालक वस्तुओं को आपस में रगड़ दिया जाए, मतलब परस्पर रगड़ने से, दो वस्तुओं के परस्पर रगड़े जाने से वातावरण में क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है। ठीक। और अगर आवेश की बहुत ही ज़्यादा अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पर बात करें तो चार्ज की सबसे बड़ी विशेषता है, चार्ज की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कि ये विद्युत बल लगाता है। ये आप लिख सकते हैं, आवेश जहाँ भी होगा सराउंडिंग में विद्युत बल लगाएगा और आवेश जहाँ भी होगा सराउंडिंग में ये विद्युत क्षेत्र बनाएगा। बिल्कुल फिक्स है, इसमें इफ़ बट वाला कोई केस है ही नहीं। और आवेश जहाँ होता है एक अलग प्रकार का विशेष एरिया बनाता है, विशेष क्षेत्र, जिसको हम लोग, आवेश हमारा क्या करता है, एक प्रकार का विशेष क्षेत्र बनाता है। तो ये तो हमारा प्रीवियस क्लास का टॉपिक था, लेकिन आज हम स्टडी करेंगे इसी से आगे दूसरा टॉपिक। इन शॉर्ट इसलिए हिंट दे रहा हूँ क्योंकि अभी पीपीटी पे हमें चलना ही है, तो पीपीटी से पहले कुछ चीज़ें व्हाइट बोर्ड पर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। अब हमें सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है कि अगर हमारा चार्ज Q है तो हमें तब देखना है जब वेलोसिटी की वैल्यू 0 हो, और हमें तब देखना है जब वेलोसिटी इसकी कुछ ना कुछ हो, मतलब आवेश एक बार गतिमान हो और आवेश एक बार स्थिर हो। ठीक। तो अगर हम बात करें आवेश के स्थिर रहने पर, जब आवेश हमारा स्थिर रहता है तो इट क्रिएट्स ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट ऑल्सो क्रिएट्स ओनली फोर्स। या तो ये विद्युत क्षेत्र लगाएगा या तो ये विद्युत बल लगाएगा, सिर्फ और सिर्फ यही दो काम ये करता है। आवेश जब स्थिर है, जब Q नॉट मूव, Q हैव नो स्पीड, तो केवल विद्युत क्षेत्र बनाएगा और केवल विद्युत बल। लेकिन अगर ये हमारा आवेश गतिमान हो जाता है, जब ये आवेश हमारा गतिमान हो जाता है तो गतिमान आवेश को ही हम लोग कहते हैं धारा। जब आवेश गतिमान होता है तो इसी को नाम दिया जाता है धारा, और इसको कहते हैं फ्लो ऑफ चार्ज। अभी आप थोड़ा इन शॉर्ट समझो। इन शॉर्ट, धारा क्या है, आवेशों का प्रवाह है या चार्ज का मूव करना। फॉर एग्जांपल और आसानी से आपको बता दूं तो लेट सपोज प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन प्लस चार्ज, प्रोटॉन का चलना ही क्या है, धारा है। एकदम आसान वे में समझो, बिल्कुल आसान वे में। प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉनों के चलने की दिशा ही धारा होता है। प्रोटॉनों के चलने की दिशा, जिस दिशा में प्रोटॉन चलते हैं वही धारा की दिशा होती है। तो प्रोटॉनों के चलने की दिशा ही हमारी ईजिली क्या होती है, वही धारा की दिशा होती है। बेसिक पॉइंट ये भी याद रखें, मतलब ओवरऑल जिस तरफ हमारा प्लस चार्ज चलता है दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट। एंड सेम एज जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलता है, इलेक्ट्रॉन मतलब ऋणावेश,
इलेक्ट्रॉन मतलब ऋणावेश। तो इलेक्ट्रॉन के चलने के जस्ट अपोजिट होती है डायरेक्शन ऑफ करंट, जस्ट अपोजिट। इलेक्ट्रॉन के चलने के जस्ट अपोजिट होता है डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब ऋणावेशों के चलने की दिशा के विपरीत होता है धारा की दिशा। तो ये दो नोट आप याद रख सकते हैं, एक है प्लस वाला और एक है माइनस वाला। ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कहेगा कि यदि किसी चालक तार में प्रोटॉनों के चलने की दिशा कुछ इस प्रकार है तो बताइए धारा की दिशा क्या होगा। तो आप जवाब देंगे जिस दिशा में प्रोटॉन चलता है वही हमारी धारा की दिशा होती है। आपसे पूछेगा कि इलेक्ट्रॉनों के चलने के विपरीत क्या होता है, तो आप जवाब दोगे इलेक्ट्रॉनों के चलने के विपरीत दिशा में धारा की दिशा होती है। ये दो नोट आप याद रखिए बिल्कुल ईजिली। और अगर मैं बिल्कुल टू द पॉइंट बात करूँ अपने डेफिनेशन की, अगर मैं टू द पॉइंट बात करूँ अपने प्योर डेफिनेशन की, तो धारा का सिर्फ एक फार्मूला आप याद रखिएगा, Q बराबर IT होता है। धारा का एक फार्मूला ज़बरदस्त याद करने का तरीका, Q बराबर IT फार्मूला होता है और यहाँ से हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू Q/T। और जब भी कभी फिज़िक्स में रेशियो में टाइम आए, जैसे बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है, क्लियर टॉपिक है कि जब भी कभी फिज़िक्स के किसी भी फॉर्मूले में अगर डिवाइड के रूप में समय आए तो हमेशा इसको हम लोग दर पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? दर पढ़ते हैं, या फिर इसको हम लोग एकांक समय पढ़ते हैं। बहुत क्लियर मतलब टॉपिक है कि कोई भी फिज़िक्स का फार्मूला पढ़ रहे हो, पूरे फिज़िक्स की बात कर रहा हूँ, चाहे वो 9th हो, 10th हो, 11th हो या 12th हो या कहीं पर भी हो, तो अगर हमारा रेशियो के फॉर्म में नीचे क्या आ रहा है? टाइम t। तो जब भी कभी नीचे टाइम t आता है तो इसको हम लोग या तो दर पढ़ते हैं या तो एकांक समय पढ़ते हैं। और ऊपर क्या है? आवेश। तो यहाँ से परिभाषा बनती है आवेशों के प्रवाह की दर, क्योंकि ऊपर वाला क्या है? आवेश है। और मैंने जस्ट अभी बोला जब आवेश गतिमान होता है तब ये धारा बनाता है। तो बाय डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर पॉइंट हो गया। क्या? ऊपर का जो Q लिखा है ये हो गया आवेशों का प्रवाह, जो ऊपर का Q लिखा है उसको कहते हैं आवेशों का प्रवाह, और जो नीचे का टाइम लिखा है इसको कहते हैं दर। तो आवेशों के प्रवाह की दर ही हमारा क्या कहलाती है? धारा कहलाती है। बेसिकली ये टॉपिक हमारा नाउ कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने मेन स्लाइड पर, इट मीन्स हम चलते हैं अपने मेन PPT पर, वहाँ से चीज़ों को हम कोरिलेट करते हैं एंड फाइनली फिर टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये शायद आप लोगों की ही PPT ओपन होगी। जी बिल्कुल, एकदम सही खुली है हमारी स्लाइड। तो कल की क्लास में हम लोग क्लास 10th का ये PPT आपके सामने प्रेजेंट किए थे एंड करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का जो बेसिक टॉपिक हमने आपको पढ़ाया था, ये सारे पॉइंट हमारे खुल चुके हैं ऑलरेडी और एवरीथिंग इज़ फाइनल। उम्मीद करता हूँ लगभग सब कुछ सही है। बिल्कुल, तो देखिए कल के क्लास में हमने इसके बारे में डील किया था, एक बार आप देख लीजिए फास्ट वे में, चीज़ें बस कोरिलेट कर दे रहा हूँ। ये बिल्कुल क्लियर टॉपिक है, आप इसको मतलब अंडरलाइन कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं। आवेश के प्रकार में हमने डिस्कशन किया ही था। आवेश का प्रकार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था, मैं लिख देता हूँ एक बार, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहता है, चीज़ें अगर लिख दो तो ये रहता है कि चलिए बच्चे नोट डाउन कर लेंगे। आवेशों का प्रकार किसने बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन, याद रखिएगा। इसके बाद फिर आगे चलते हैं अपने अगले स्लाइड पर, नेक्स्ट स्लाइड पर। तो फाइनली
आवेश की प्रमुख विशेषताओं में याद रखिएगा कि अगर आपको बोर्ड एग्जाम में नंबर पाना है ना, बहुत ध्यान समझना, मैं बोल दे रहा हूँ क्लियर। तो आवेश की इन 3 परिभाषा में 2 तो जरूर लिखना, ये 3-4 परिभाषा है, 3 में से 2 परिभाषा जरूर लिखना। फिर बेसिकली आवेश का प्रकार बता देना, जैसे ये लिखा है, प्रोटॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की कमी धनात्मक, और प्रोटॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता ऋणात्मक। ये 3 पॉइंट तो 100% है। कल के क्लास में मैंने बताया था कि आवेश की प्रमुख विशेषता सब लोग अपने बोर्ड की कॉपी में लिख के आना, ठीक है। फिर बेसिक ये डेफिनेशन है, आवेश अदिश राशि होती है, आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का सीजीएस पद्धति में क्या मात्रक होता है, तो ये मैंने इंडिकेट किया था स्टैट कूलाम, याद करिए। तो स्टैट कूलाम ये हमने बताया था, इसलिए एक बार फिर से यहाँ पे इंडिकेट कर दे रहा हूँ चीज़ें, क्योंकि ये क्लास 10th के बच्चों को नहीं मालूम होता है। ये जो हमने लिखा है ना स्टैट कूलाम, ये आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक है, और 90% बच्चे इसको जानते ही नहीं, 90 क्या 95% बच्चे इसको जानते ही नहीं है। इसलिए ये पॉइंट आप क्लास 10th के बच्चे अगर लिख दें तो मुझे लगता है कि नंबर बिल्कुल बेस्ट मिलेगा। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमने बताया था 1.6 × 10⁻⁹ होता है। तो ये छोटा सा पॉइंट लिखा हुआ है। एंड फिर आगे चलते हैं, तो अब हमारा टॉपिक वही आ गया जहाँ पर हम धारा की बात कर रहे थे। तो ये रहा हमारा टॉपिक, इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो चलिए देखिए इस स्लाइड में क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको अंडरलाइन करते हैं। सबसे पहले आपको समझना है कि धारा होती क्या है। सबसे पहले हमें समझना है धारा क्या होता है, इसे कहते क्या हैं, और इसको परिभाषित कैसे करें। जैसे धारा क्या है या इसको परिभाषित कैसे करें, बिल्कुल क्लियर देखो क्वेश्चन है ये आपके सामने बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन मैं ऐसे बना दिया हूँ स्लाइड में कि चीज़ें एकदम बेहतर समझ में आए। अब आइए पढ़ते हैं जरा सा। किसी धात्विक चालक तार में, ये देखिए क्या लिखा है, किसी धात्विक चालक तार में। अब यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज होगा, मुझे एक बात बताओ कि धारा कहाँ प्रवाहित होती है। अपने माइंड से एक क्वेश्चन पूछो, धारा क्या प्लास्टिक में बहती है, धारा क्या कांच में बहता है, धारा क्या पॉलीथीन में बहती है? नहीं ना, धारा तो सिर्फ चालक में बहता है, और चालक में भी कैसा, धात्विक चालक। क्योंकि बचपन से आप इतना जानते हैं कि अगर धारा कहीं बह रही है तो वो सिर्फ धात्विक तार होगा। धात्विक तार या तो एल्युमिनियम का, या तो कॉपर का, या तो चांदी का, या तो सोने का, या तो निकिल का, मतलब कोई मेटेलिक होगा, मेटल होगा, लोहा होगा, करंट सिर्फ वहीं चलती है। तो यहाँ पे पॉइंट बिल्कुल क्लियर है, किसी धात्विक चालक तार में होने वाले आवेशों के प्रवाह की दर, देखिए सबसे छोटा लैंग्वेज यही मैंने लिखा था, आवेशों के प्रवाह की दर क्या कहलाती है, धारा कहलाती है। तो डेफिनेशन यही है, खत्म हमारा पॉइंट। किसी धात्विक चालक तार में बहने वाले आवेशों के प्रवाह की दर, प्रवाहित कह लो, चलने वाले कह दो, सबका मतलब सेम है। तो धात्विक चालक तार में होने वाले आवेशों के प्रवाह की दर क्या कहलाता है, धारा कहलाता है। दिस इज योर फर्स्ट डेफिनेशन। और इसको क्या कह सकते हैं, देखिए जैसा कि हमने बेसिक फार्मूला आपको पढ़ाया था, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो यहाँ से जरा समझिएगा, एकांक समय में ये क्या होगा, एकांक समय, और ये क्या है, प्रवाहित होने वाला आवेश। आइए पढ़ते हैं। किसी भी विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट, विद्युत परिपथ मतलब जहां धारा बह पाए। अभी आगे आपको पढ़ाएंगे क्या होता है विद्युत परिपथ, तो ये जानते रहिए, जहां धारा बहती है दैट इज कॉल्ड विद्युत परिपथ। तो क्या बोला है, किसी भी बिंदु परिपथ में इकाई समय में, इकाई, किसी भी विद्युत परिपथ में इकाई समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। गुजरने वाले आवेश की मात्रा, यही चीज़, इकाई समय में बहने वाले आवेश की मात्रा। और ये पता है क्या कह रहा है, आइए देखिए। अच्छा जैसे मान लो हमने ये एक तार लिया, ये हमने एक तार लिया, तार, ठीक है। और जब इस तार में धारा बह रही है, जब इस तार में धारा बहेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये धारा, जब इस तार में धारा बहेगा तो हमें एज्यूम करना होता है जो करंट का रियल कॉन्सेप्ट है। मान लो इसके बीच में कहीं पॉइंट P है, ये हमने एक पॉइंट एज्यूम किया P, तो हम ये कल्पना करते हैं
पूरे चालक तार में हम ये कल्पना करते हैं, ये सोचते हैं कि इस बिंदु से, इस पॉइंट P से एकांक समय में कितने आवेश गुजरे। एकांक समय मतलब 1 सेकंड में कितने आवेश आर पार चले गए, इसको कहते हैं विद्युत धारा। क्योंकि जब आप पढ़ोगे तो क्लास 12th में ये टॉपिक कोरिलेट करता हूँ, आप हाई स्कूल के बच्चे हो तो थोड़ा सा मैं कम ही समझाना चाह रहा हूँ। एक बहुत ही जाने माने फिजिक्स के टीचर हैं, शायद आप जानते भी होंगे, उनका नाम है प्रोफेसर H.C. वर्मा। तो रियल ये है, सच्चाई ये है कि बहुत सारे मतलब बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि धारा को सही तरीके में निकालते कैसे हैं, करंट को रियल डेफिनेशन में डिफ़ाइन कैसे करते हैं। तो जो मुझे आज तक सबसे अच्छा जवाब लगा है वो है वही प्रोफेसर H.C. वर्मा सर। तो H.C. वर्मा सर ने बिल्कुल क्लियर बोला है कि जो चालक तार होता है, चालक तार में जो वास्तविकता में धारा का मापन करता है ना, वो ये है कि आप तार में देखो कि एकांक समय में कितने आवेश गुजर रहे हैं। सेम यही चीज़ तार के भीतर एक पॉइंट लो, एक सर्टेन एरिया लो, उनके अकॉर्डिंग एक सर्टेन एरिया वो कहते हैं। तो सर्टेन एरिया से कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं पर सेकंड, दैट इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइन करंट। तो आप बस अभी बेसिक डेफिनेशन के थ्रू जानिए, ये वाली पॉइंट आपको याद रखना है। किसी भी विद्युत परिपथ में इकाई समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा क्या कहलाती है, विद्युत धारा। 2 डेफिनेशन आपको मिल गया। फिर तीसरा क्या कह रहा है, आइए इसको देख लें। किसी चालक में एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवेशों का प्रवाह होता है तो आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। मुझे लगता है ये थोड़ा अच्छा डेफिनेशन है, तो यही आपको लिखना चाहिए बोर्ड एग्जाम में। मुझे लगता है यही सबसे बेस्ट डेफिनेशन है। तो एक डेफिनेशन आप ये लिख दो, एक डेफिनेशन आप ये लिख दो, इन दोनों में बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन यही लिखो एग्जाम में, बिल्कुल बेस्ट है। किसी चालक में एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवेशों का प्रवाह कहलाता है धारा। फॉर्मूला हमने पढ़ाया था I = Q/T, आपके सामने वही लिखा है, I = Q/T। आगे चलते हैं अगली स्लाइड पर। विद्युत धारा का सूत्र मतलब विद्युत धारा का फॉर्मूला, ये हमारा क्या है, विद्युत धारा का सूत्र, फॉर्मूला ऑफ करंट। तो देखिए क्या लिखा है, बस इतना ये सिर्फ दिखाने के लिए हमने लिखा है। माना किसी बिंदु से Q आवेश गुजर रहे हैं और कितने समय में, T समय में, तो विद्युत परिपथ के भीतर प्रवाहित धारा क्या होगा, I = Q/T। जैसे ये एक चालक तार है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये हमारा क्या है, चालक तार है। तो कहने का मतलब है कि अगर T समय में बहुत ध्यान से देखिएगा, ये T समय में अगर T समय में, ये देखो T समय, अगर T समय में Q आवेश प्रवेश कर रहा है, Q आवेश यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है, और उतने ही T अंतराल में आपके आवेश क्या कर रहे हैं, बाहर निकल जा रहे हैं। तो अगर T समय में आवेशों का प्रवाह Q हमारा जितना अंदर आ रहा है उतना ही बाहर निकल जा रहा है, तो हम यही फॉर्मूला ना बनाएंगे, I = Q/T। एकांक समय में बहने वाले आवेश की मात्रा को कहते हैं धारा। तो बस यही बेसिक फॉर्मूला है और कुछ खास नहीं है। इसके बाद फिर हम बात कर लेते हैं अपने इस टॉपिक पर। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, यूनिट ऑफ करंट। तो देखिए SI पद्धति में विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। याद रख लो, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। बिल्कुल क्लियर। सर एम्पियर आता कहाँ से है, तो हम फॉर्मूले में जब रखते हैं तो 1 एम्पियर की वैल्यू होती है 1 कूलाम/1 सेकंड। I = Q/T। ये देखिए एम्पियर बराबर क्या लिखा है, कूलाम प्रति सेकंड, यहाँ बड़ी ई की मात्रा रहेगी।
कूलाम प्रति सेकंड। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर, और ये एम्पियर आता कहाँ है? कूलाम प्रति सेकंड से। अब ये टॉपिक आपके काम का नहीं है, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ, ये काम का बहुत नहीं है लेकिन जानते रहिए। 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं? तो 10⁻⁻3। ठीक। 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर धारा होती है? तो आप बोलोगे 10⁻⁻3। फिर क्या लिखा है? 1 माइक्रो एम्पियर, तो 1 माइक्रो एम्पियर में 10⁻⁻6 धारा होती है। फिर बात करें 1 नैनो एम्पियर, ये नैनो है, ये ओवरऑल मात्रकों का कन्वर्जन है, तो नैनो में 9 आता है। बिल्कुल प्रोनाउंसिएशन पढ़ के देखो, एकदम आसान है। प्रोनाउंसिएशन को पढ़ के देखो, नैनो, नैनो, ना से नैनो और ना से 9, तो नैनो इसके खुद के नाम में आ रहा है 9, तो नैनो ओवरऑल नैनो एम्पियर में क्या होगा? 9 होगा। माइक्रो एम्पियर में क्या होगा? 6 होगा। मिली एम्पियर में क्या होगा? 3 होगा। तो यही मैंने बेसिक लिखा हुआ है। और इसके बाद अगर आपसे कभी पूछे कि 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होगी, 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होगी, हमें जगह स्पेस चाहिए था, इसलिए आप वीडियो में पीछे जाके इसको क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए देखिए, ये डेफिनेशन आप क्लियर कट याद रखिएगा, क्लियर कट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, इसीलिए कह रहा हूँ। 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होगा? कॉपी में लिख लीजिए, जानते रहिए। 1 एम्पियर की परिभाषा पूछता है, दिस इज फॉर यूपी बोर्ड एग्जाम, दिस इज फॉर यूपी बोर्ड एग्जाम। 1 एम्पियर की परिभाषा पूछी जाती है। क्या होता है 1 एम्पियर की परिभाषा? यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उसे 1 एम्पियर की धारा कहते हैं, उसे 1 एम्पियर की धारा हम कहते हैं। कहने का मतलब है किसी विद्युत परिपथ में किसी निश्चित बिंदु से 1 सेकंड में 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है तो उसे कहते हैं 1 एम्पियर की धारा। वही छोटा सा कॉन्सेप्ट, नन्हा सा कॉन्सेप्ट, ये हमने तार लिया, ये धारा बह रही है। यहाँ पर कहा गया है कि अगर 1 सेकंड में आवेश की मात्रा 1 हो, बहने वाले आवेश की मात्रा 1 हो, तो धारा का मान क्या होगा? 1 एम्पियर होगा। ठीक है, तो यही हमने लिखा है। Q बराबर 1 रख दो, T बराबर 1 रख दो, आंसर आ जाएगा 1। तो यदि किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से, किसी पॉइंट से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उसे कहेंगे 1 एम्पियर की धारा। नेक्स्ट अगले स्लाइड पर चलते हैं। तो अगले स्लाइड पर सिर्फ छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे कि प्रतिरोध क्या होता है, और प्रतिरोध के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में अगला टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, प्रतिरोध क्या होता है, और प्रतिरोध के बारे में डिटेल में कहानी पढ़ेंगे और टॉपिक समाप्त। सिर्फ यहीं पे पढ़ लें, पर्याप्त है। देखो, प्रतिरोध का मतलब होता है अवरोध करने वाला पदार्थ। प्रतिरोध का सीधा सा मतलब होता है अवरोध उत्पन्न करने वाला पदार्थ। क्योंकि पढ़ के देखो, प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का मतलब है अवरोध, प्रतिरोध का मतलब होता है अवरोध। अपने एग्जाम के लिए तुम ऐसे याद रखो, प्रतिरोध, और प्रति का मतलब होता है विपरीत, और रोध का मतलब होता है अवरोध। तो प्रतिरोध का मतलब होता है अवरोध। अब जरूर डेफिनेशन पढ़ते हैं। ऐसा कोई पदार्थ जो धारा का अवरोध करे वो क्या कहलाएगा? प्रतिरोध। तो देखिए लिखा है, किसी चालक का वह गुणधर्म, मतलब रेजिस्टेंस जो होता है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ वायर, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। बहुत ध्यान से देखिएगा, पहले ही शब्द में बड़ा कीवर्ड आपको देखने को मिला, बहुत ही ज़्यादा कीवर्ड आपको देखने को मिला। क्या है ये? चालक का गुणधर्म है, गुणधर्म। प्रतिरोध क्या होता है? चालक का गुणधर्म होता है, जो चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का अवरोध करता है। मतलब कि अगर धारा चल रही है तो उसका अपोज करेगा। तो प्रतिरोध किसे कहते हैं? प्रति प्लस अवरोध, प्रति प्लस अवरोध। तो प्रति का मतलब होता है अपोज करना, और अवरोध किसका करेगा? धारा के प्रवाह का।
तो फाइनली हमको जो डेफिनेशन मिला, किसी चालक का ऐसा गुणधर्म, किसी पदार्थ का ऐसा गुणधर्म, इसको चालक ना कह पाओ तो इसको पदार्थ कह लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी पदार्थ का ऐसा गुणधर्म जब उसमें विद्युत धारा प्रवाह किया जाए तो अवरोध उत्पन्न करता है, जिसे क्या कहेंगे, विद्युत प्रतिरोध, ठीक है। किसी पदार्थ का वह गुणधर्म यदि उसमें धारा प्रवाहित की जाए तो अवरोध उत्पन्न करता है, जिसे हम कहते हैं प्रतिरोध। ये हमारी थी लैंग्वेज, और ये हमने क्या लिखा है, किसी चालक का वह गुणधर्म जो चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का अवरोध करता है। ओवरऑल द अपोजिंग नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ओवरऑल द अपोजिंग नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अपोजिंग नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हमें कीवर्ड क्या याद रखना है, कीवर्ड हमें याद रखना है कि चालक में विद्युत धारा का प्रवाह का अवरोध करना, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का अवरोध करना, ये है चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का अवरोध करना। इसे R से प्रदर्शित करते हैं, प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं, ये देखो R, ठीक है। अब प्रतिरोध कैसे होता है, प्रतिरोध कैसे होता है, तो देखो उसका एक्सप्लेनेशन मैंने बताया है। विद्युत धारा के प्रवाह में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन अपनी गति में, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन जब गति करते हैं तो आयन से टकराते हैं, आयनों से। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से टकराएगा, प्रोटॉन प्रोटॉन से टकराएगा। ओवरऑल मुक्त इलेक्ट्रॉन और आयनों में टक्कर होती है, किसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन और आयनों में टक्कर होती है, तथा परमाणुओं से भी टक्कर करते रहते हैं। जिस परमाणु से मिलकर बना है उनके परमाणुओं से भी टक्कर करता रहता है, जिसके कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति में अवरोध उत्पन्न करता है। यही विद्युत प्रतिरोध है। पढ़ के देखिए, बड़ा ज़बरदस्त वे में लिखा हूँ चीज़ें, मतलब खुद ही इतना आसान लैंग्वेज हमने अपनाया है कि ताकि आपको ईजिली वे में समझ में आए। बहुत ही इजी लैंग्वेज है। एक बार फिर से इसको आपके सामने क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करता हूँ चीज़ें। कह रहा है कि जब विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन, और आयनों में, फ्री इलेक्ट्रॉन और आयनों में और तथा परमाणुओं से क्या होता है, लगातार टक्कर करते हैं, जिसके कारण ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है जो तार में बहता है, ये अवरोध उत्पन्न होता है, इसके चलने में अवरोध उत्पन्न होता है। यही क्या कहलाता है, विद्युत प्रतिरोध। मैं बिल्कुल क्लियर कहता हूँ कि मान लो ये कोई चालक है, ये कोई चालक तार है। जब आप इसमें करंट दोगे तो क्या होगा, आवेश बहेगा कि नहीं भाई। किसी तार में करंट दोगे तो आवेश ही बहेगा। और एक बात बताओ, आपने पढ़ा है कि धारा जब बहती है, जब करंट फ्लो होता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं ना, परमाणु के मुक्त इलेक्ट्रॉन ही तो प्रवाहित होते हैं तार में। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जब प्रवाहित होगा तो ये किससे टकराएगा, इलेक्ट्रॉन से टकराएगा। इलेक्ट्रॉन परमाणु के प्रोटॉन से टकराएगा और इलेक्ट्रॉन पदार्थ से टकराएगा, मतलब मटेरियल से। इलेक्ट्रॉन किससे टकराएगा, मटेरियल से, पदार्थ से, परमाणु से टकराएगा। तो इन तीनों टक्कर में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच टक्कर, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच टक्कर और इलेक्ट्रॉन और परमाणु के बीच टक्कर, जब इतना टक्कर होगा तो ये जो बेचारा मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये चल कहाँ पाएगा। इतने लोग हैं इसका अपोज करने वाले, तो जब इतने लोग इसके मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं तो वही तो लिखा है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति में क्या पैदा होता है, अवरोध। और यही नेचर कहलाता है विद्युत प्रतिरोध। और एक डेफिनेशन इसकी और है, तो याद रखिएगा, दिस इज़ योर फर्स्ट डेफिनेशन, ये पहली डेफिनेशन। और दूसरी डेफिनेशन ये है, हम ओम्स लॉ से परिभाषित करते हैं। आइए एक बार ओम्स लॉ आपको दिखा दें। तो देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। ओम का नियम कहता है रेजिस्टेंस R बराबर V बाई आई, रेजिस्टेंस R बराबर V बाई
आई। तो क्या है ये परिभाषा? यही आपकी सेकंड डेफिनेशन है, यही प्रतिरोध की दूसरी परिभाषा है, याद रख लीजिएगा। क्या है ये चीज़ें? किसी चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, किसी चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर। जैसे ये कोई तार है तो इसके सिरों पर, ये सिरों पर, किसी चालक तार के सिरों पर कितना पोटेंशियल है, सिरों पर कितना पोटेंशियल है, इसका मान और इसमें क्या धारा प्रवाहित हो रही है, इन दोनों के मान के अनुपात को कहते हैं विद्युत प्रतिरोध। तो ओवरऑल ओम का नियम से याद रखिएगा दूसरी परिभाषा, ओम के नियम से हम दूसरी परिभाषा भी बना सकते हैं कि किसी चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा उस चालक तार में प्रवाहित धारा के अनुपात को हम क्या कहते हैं? विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है, वही चीज़ें यहाँ पर एक्सप्रेस की गई हैं। किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उस चालक तार में बहने वाली विद्युत धारा के अनुपात को चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो 2-3 डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर है। इरेज कर दे रहा हूँ सारा पॉइंट, इरेज कर दे रहा हूँ सारा पॉइंट, ताकि आपको दिक्कत ना हो चीज़ें समझने में। और इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं लेंगे तो भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा फ्री नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, परेशान मत होइए, ठीक है। ये पूरी पीपीटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी विदाउट एनी डाउट, ठीक है। फिर भी आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब बहुत ही तगड़ा पॉइंट, ये आपके कहीं एनसीईआरटी में नहीं लिखा होगा, तो दिस इज़ वेरी एंड वेरी टफेस्ट पॉइंट, वेरी कॉन्सेप्चुअल फैक्ट, वेरी एंड वेरी कॉन्सेप्चुअल फैक्ट। ये जवाब कभी भी एनसीईआरटी में आपको नहीं दिखाई देगा। कंटेंट में फ़र्क दिखना चाहिए, कंटेंट में दम दिखना चाहिए, तो ये कंटेंट में दम है हमारे। क्या है इसका फ़ायदा? आइए हेडिंग को ज़रा पढ़ते हैं। क्या लिखा है? प्रतिरोध की उत्पत्ति, ये जो रेजिस्टेंस है, जो विद्युत प्रतिरोध है, इसके उत्पत्ति होने का कारण क्या है? ये जो विद्युत प्रतिरोध है, इसके उत्पत्ति का कारण क्या है? कैसे ये उत्पत्ति होती है, कैसे ये पैदा होती है, इसका कारण क्या है? तो ये नोट करके देखो, मैंने इसीलिए स्लाइड में लिखा है, नोट करके। पढ़ते हम सब बहुत हैं, हम लोग पढ़ते बहुत कुछ हैं, लेकिन एक समझ होता है, एक नॉलेज होती है और एक रट्टाफिकेशन होता है। ज़्यादातर तो हाई स्कूल में बच्चे, अच्छो मतलब नाम लेकर नहीं कह रहा हूँ, छोटे बच्चे ज़्यादातर तो रट्टा मार लेते हैं ना, उतना उनका माइंड का लेवल कहाँ ग्रोथ करता है, तो वो मैक्सिमम चीज़ें रट्टा मार लेते हैं। मैं हमेशा मना करता हूँ रट के पढ़ाई ना करिए, भले 2 अक्षर कम पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए। तो देखिए, प्रतिरोध की उत्पत्ति होने का कारण क्या है? ये बहुत तगड़ा फैक्ट है, आइए बताते हैं। प्रवाहित इलेक्ट्रॉन, देखिए ध्यान समझिएगा, प्रवाहित इलेक्ट्रॉन चालक के छोटे छोटे कण से टकराते हैं, जिसके कारण उन्हें अवरोध का सामना करना पड़ता है और इसी से प्रतिरोध की उत्पत्ति होती है। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये चालक तार है, चालक तार है, यहाँ पर क्या बह रहा है? करंट। चालक तार में क्या बह रहा है? करंट। चालक तार में क्या बह रहा है? करंट। अब देखिए, जब यहाँ पर धारा बहती है तो प्रवाहित इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, जब ये इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो किससे टकराते हैं? छोटे छोटे कणों से टकराते हैं, छोटे छोटे कणों से। और कौन से कणों से? पदार्थ के कणों से। जो तार का पदार्थ है, इस तार के पदार्थ से क्या करते हैं? लगातार ये टकराते हैं, जिसके वजह से रगड़ाहट होती है। रगड़ाहट मतलब एक दूसरे में घर्षण उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन जब चलता है तो इलेक्ट्रॉन के चलते समय मटेरियल मतलब तार के पदार्थ और इलेक्ट्रॉन के बीच परस्पर घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन को चलने में दिक्कत होती है, अवरोध का सामना करना पड़ता है, रुकावट झेलनी पड़ती है, बाधा झेलनी पड़ती है, जिसके कारण क्या पैदा हो जाता है? प्रतिरोध।
तो यही चीज़ हमने बताया है कि जब हमारे प्रवाहित इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो छोटे छोटे कणों से टकराते हैं, नाभिक से टकराते हैं, परमाणु से टकराते हैं, तार के पदार्थ से टकराते हैं, जिसके कारण टकराहट से, रगड़ाहट से अवरोध पैदा होती है, अवरोध का सामना करना पड़ता है। इससे हमारा क्या उत्पत्ति हो जाती है? विद्युत प्रतिरोध की। अच्छा, एक बात और बता दें, नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा। मैं बताऊं, ये भी चीज़ें लड़कों को नहीं पता होगी। जब तार में धारा बहती है ना, आज से याद कर लो, जब तार में धारा बहती है तो तार में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, प्रोटॉन प्रवाहित नहीं हो सकता, याद रखिएगा। बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है। बहुत रेयर केस में धनायन को प्रवाहित कराया जाता है। जो आपके घरों में करंट मिलती है ना, जो पोल से, खंभे से लाइट आती है, जिस करंट को आप घरों में यूज़ करते हैं 220 वोल्टेज पर, या घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं, ये सब धारा से चलते हैं ना। तो याद रख लीजिएगा, जो करंट आपको मिलती है वो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है, न कि प्रोटॉनों का प्रवाह। क्लियर कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। उसका रीज़न सिर्फ एक है कि तार में या किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन ही बह सकते हैं, प्रोटॉन नहीं बह सकता। किसी पदार्थ के भीतर प्रोटॉन को नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट कहता है कि नाभिक का धनायन प्रोटॉन में बसा होता है। नाभिक जो होता है, मतलब किसी परमाणु का जो नाभिक होता है, नाभिक में धनायन बसा होता है, और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, और इलेक्ट्रॉन ही आसानी से बाहर निकलता है, जिसको मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के निकलने के वजह से जो बाहर निकलेगा वही तो घूमेगा ना। जो घर छोड़ के बाहर निकलेगा, जो बाहर घूमेगा, वही तो तार में बहेगा। तो ओवरऑल प्रोटॉन तो तुम्हारा नाभिक में रह गया, प्रोटॉन तो नाभिक में रह गया। तो बाहर कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन ही बाहर घूमता है, जिसके पीछे का रीज़न है कि बहुत रेयर केस में, बहुत ही कम पॉसिबिलिटीज़ के लिए धनायन को प्रवाहित कराया जाता है। नहीं तो 95% केस में या 100% केस में, आपको सीधा सीधा बता दूं, 100% केस में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, न कि प्रोटॉनों का। तो ओवरऑल धारा के प्रवाह में प्रोटॉन बहते हैं और कुछ नहीं बहते। इसके बाद देखिए, ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, ये प्रतिरोध की स्लाइड है। तीनों डेफिनेशन याद कर लीजिए। दिस इज़ योर फर्स्ट डेफिनेशन, एंड ऑल्सो दिस इज़ द फर्स्ट डेफिनेशन, एंड दिस इज़ योर सेकेंड डेफिनेशन। ये सेकेंड डेफिनेशन, ये फर्स्ट डेफिनेशन, ठीक है। इसके बाद फिर ये कहाँ से आया? ओम्स लॉ, ओम के नियम से ये फॉर्मूला आया है, ठीक है। प्रतिरोध के मात्रक के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको पता है विभवांतर का मात्रक क्या होगा? वोल्ट। ये देखो, एक बार देख लो, केवल R = V/I लिख सकते हैं कि नहीं, ऊपर वाला फॉर्मूला। तो विभव का मात्रक वोल्ट, धारा का मात्रक एम्पियर, और दोनों को मिला देंगे तो वोल्ट पर एम्पियर क्या होता है? ओम। वोल्ट पर एम्पियर दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? ओम बन जाएगा, ओम। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। तो एक बार मात्रक को हम समझ लेते हैं। ये रहा हमारी अगली स्लाइड। प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है, प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है, जिसे हम लोग ओम के नाम से भी बुलाते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका आज का स्लाइड। और अगर मैं बात करूं प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, ये हेडिंग लगा के सिर्फ याद कर लीजिए, प्रतिरोध को कौन कौन प्रभावित कर सकता है। जैसे प्रतिरोध को कौन कौन प्रभावित कर सकता है, प्रतिरोध का मान ऐसा क्या कर दें कि बदल जाए। तो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले सिर्फ 4 कारक हैं, 4 कारक। एक तो चालक तार की लंबाई, दूसरा एरिया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तीसरा मटेरियल ऑफ वायर तार के पदार्थ पर, और चौथा टेम्परेचर पर। सिर्फ इसको लिख लीजिएगा। रिलेशन हम अगले क्लास पे पढ़ाएंगे, क्योंकि अगला क्लास में ये रिलेशन है, ये देखो ये रिलेशन है।
तो हमारी क्लास यहीं से स्टार्ट होगी, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक से। ये टॉपिक आप लिख लीजिए, अगली क्लास हमारी यहीं से स्टार्ट होगी।